फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जिसके राइटर है इकरा सग़ीर अहमद। उसकी ये 46वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। सुधा किचन में सोफिया और ज़ुमर से बातचीत करने के साथ ही इमराना के लिए नाश्ता बनाती रही। फिर नाश्ता ट्रे में रखकर वो इमराना के कमरे में आई, जहाँ वो तैयार होकर बैठी थी। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? इमराना को मुसलसल अपनी तरफ घूरता पाकर वो आहिस्तगी से बोली। तुम्हें अभी तक मालूम ही नहीं हुआ तुम कौन हो? वो घूरती हुई अपने मखसूस अंदाज में गोया हुई। जी, मैं समझी नहीं। उस पर खौफ तारी हुआ। ना मालूम किस तरह मेरे बेटे के दिल पर काबज़ हो गई हो। क्या देखा है उसने तुम में जो चुपके तुम्हें चाहता रहा? फोड़ लड़की, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए तुम अब मेरी बहू हो। ख्वाह बदकिस्मती से ही बन गई हो, मगर बन तो गई हो ना। बाहर बादल बरसने को तैयार थे। गरज चमक की आवाज़ें आने लगी थी। वो खौफ के मारे तारी होने वाली कपकपाहट को काबू करती उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, जो आंखों से शोले और ज़बान से खंजर का वार कर रही थी। उस दिन भी ऐसा ही मौसम था जब तुमने जैद को उसकी माँ से छीन लिया था। जैद को कभी भी अपने बेडरूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती थी, मगर उस रात वो तुम्हारी खातिर लाउंज में सोया था। तभी मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। वो एक आह भरकर खामोशी के साथ नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई। सुधा निगाहें झुकाए मुजरिम बनी खड़ी थी कि बिना हुक्म के जाना भी नामुमकिन था। खुली खिड़की से बारिश के कतरे गिरते दिखाई देने लगे थे। मायदा को बुलाकर लाओ, वही तुम्हें सिखाएगी कि आला मलबूसात कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं। मेरा बेटा आ रहा और तुम फ़कीरनी बनी हुई हो। सरे शामी आसमानों ने बादलों का स्याह चोला पहनकर अंगड़ाई ली थी और मोटी मोटी बूंदें छन छन बरसने लगी थी। मुलाजमा चाय और कुछ बेकरी आइटम्स ट्रॉली में रखकर उसके पास ले आई, जो खिड़की के करीब कुर्सी पर बैठकर बाहर लॉन में गिरती बूंदों को देखते हुए किसी सोच में गुम था। मुलाजमा ने अंदर आने की इजाज़त तलब की तो उसने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। मैंने सिर्फ चाय लाने का कहा था, ये ट्रॉली वापस ले जाओ। आपने खाना नहीं खाया? सुबह नाश्ते में भी बॉयल अंडा लिया था, कुछ तो खा ले, वरना मैं बेगम साहिबा और बाली बीबी को क्या जवाब दूंगी। तुम चाय दो मुझे और ये ट्रॉली ले जाओ यहाँ से। बीबी जी, मैं घर चली जाऊँ काम ख़त्म करने के बाद? तुम तो यहाँ रुकने वाली थी आज रात। जी मैं ज़रूर रुकती, मगर ये बारिश जो हो रही है अभी तो हल्की है, लेकिन तेज़ हो जाएगी तो मेरे घर की टीन की छत के सुराखों से पानी आता है। मेरे घर का सारा सामान भीग जाएगा। मैं तेज़ बारिश से पहले घर चली जाऊंगी तो सामान महफूज ठिकाने पर रख दूंगी। उसने बेचारगी से भरपूर लहजे में मजबूरी बयान की। लेकिन तुमने नानी के सामने तो नहीं कहा था कि तुम रात को घर जाओगी? वो जी, जब बारिश नहीं हो रही थी, अब मुझे जाना ही होगा। इंचरा ने उसकी तरफ देखा। दुनिया जहाँ की बेचारगी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। इंचरा ने उसको काम के बाद जाने की इजाज़त दी। वो गर्म चाय पीने की आदी थी। उस वक्त भी चाय की भाप देखते हुए उस सोच में घलता थी कि तन्हा रात किस तरह गुजारेगी। मौसम कई दिनों से अब्बर आलूद हो रहा था और बरसा आज था। हालांकि बारिश अभी तेज़ न थी, मगर आसार बता रहे थे कि खूब बारिश होगी। जबकि अभी शाम का आगाज़ था और हर सू गहरे बादलों के बाइस अंधेरा फैल चुका था। गरज चमक बला की थी। आज सुबह ही वीज़े हासिल करने के लिए नानी और बाली इस्लामाबाद रवाना हुई थी। उससे भी नानी ने कई बार इसरार किया, मिन्नत समाजत की कि इसी बहाने वो लोग इस्लामाबाद, मरी और भोरबन वगैरह की सैर भी कराएंगे, मगर ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी खुद सरियो ज़िद आजकल अरूज पर थी। जब इंसान मैं ना मानू की अकड़ पर चल पड़ता है तो उसको उसकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाता है। सो उसको भी उसकी हट धर्मी ने जाने ना दिया था। उसकी ज़िद से मायूस होकर नानी ने मुलाजमा को राज़ी किया था कि वो चंद रोज़ दिन रात की ड्यूटी यहाँ दे और बदले में वो उससे मुँह मांगी रकम अदा करेगी। मुलाजमा ने हामी भर ली थी। अब उस अचानक आने वाली बारिश में मुलाजमा को मजबूरन घर जाना पड़ा था। उसके हालात सुनकर इंशरा का दिल भी ना चाहा कि वो उसको रोक ले। बारिश तेज़ी से बरसने लगी थी, साथ ही गरज चमक भी बढ़ गई थी। उसने आगे बढ़कर खिड़की बंद की, पर्दे बराबर करती चाय का मग उठाकर मुंह को लगाने ही वाली थी कि माँ ख्याल आया कि पहले जाकर मुलाजमा को कहे कि वो घर चली जाए। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, मगर वहीं रखकर वो किचन की तरफ बढ़ने लगी थी। माँ उसने किचन के बाहर खड़े चौकीदार और मुलाजमा को गुफ्तगू करते देखा। उनका अंदाज़ उसको कुछ मशकूक महसूस हुआ। वैसे भी अगवा होने वाले वाक़ये के बाद उसकी छठी इस तेज़ी से काम करने लगी थी। उनका मशकूक अंदाज़ देखकर उसकी चाल में खुद ही एहतियात पैदा हो गई थी। तुम अभी तक यहीं हो? जाकर देखो, वो चाय पीकर बेहोश हो गई होगी। हमें काम करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। चौकीदार ने गुस्से से कहा। तुम्हें तो मालूम है ना, वो चाय फ़ौरन नहीं पीती। अभी नहीं पियोगी? अगर मैं जाऊंगी तो वो मामला समझ जाएगी। बहुत सियानी है। चाय में दवा तुमने ढंग से मिलाई थी ना, कहीं वो बेहोश ही ना हो। माँ इंचरा की परछाई पर चौकीदार की निगाह पड़ी थी।
नेवी ब्लू और रेड कलर कंट्रास्ट फ्रॉक पजामे में, हल्के मेकअप और ज्वेलरी में सलीके से दुपट्टा ओढ़े। वो बहुत हसीन लग रही थी। फ्रॉक और दुपट्टे पर नगुद तुबके और जरी का दीदा जेब काम हुआ था, उसके घने लंबे बालों का जूड़ा बनाते हुए। मायदा को उस पर तरस आ रहा था और हंसी भी। वो जिस तरह सादतमंदी से बैठी चू भी ना कर रही थी। ये सब इमराना बेगम की बातों का असर था, वरना वो ये सब करने की आदी ना थी। और मायदा किसी तौर पर भी वो ये सब नहीं कर सकती थी। मायदा को इस बात का पूरी तरह एहसास था। अरे निगाहें झुकाए क्यों बैठी हो? ज़रा मिरर में खुद को देखिए, खुद को पहचान नहीं पाएंगी? वो शोखी से गोया आई। मैं खुद को देखकर क्या करूँगी? ये बताओ, ममानी खुश होंगी? वो उसकी तरफ रुख मोड़कर इश्तियाक भरे लहजे में पूछने लगी। मम्मा की खुशी की फ़िक्र है आपको या भाईजान की खुशी की? ममानी की खुशी ज़्यादा अजीज़ है मुझे। ममानी खुश होंगी तो ज़ैद खुद ही खुश हो जाएंगे। ममानी की खुशी उनकी खुशी है। उसके साफ खरे लहजे में बनावट थी ना तंज़ो तज़हीक। आप सचमुच मम्मा से इतना प्यार करती हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी। प्यार दिखाने के लिए नहीं होता, जज्बे बेज़बान होते हैं। मुझे अपने रब पर पक्का यकीन है, आपकी मोहब्बत और प्यार को ज़रूर ज़बान मिलेगी। भाई के साथ साथ एक दिन मम्मा भी आपकी बेलौस मोहब्बत का एतराफ़ करेंगी। वो दिन ज़रूर आएगा। माहिदा इतनी देर लगा दी है ज़रा सा मेकअप करने में? वो दोनों चौंकी। ना मालूम वो कब वहाँ आ गई थी। सॉरी मम्मा, मेरी मेकअप किट नहीं मिल रही थी। ज़रा एक नज़र देखिए भाभी कैसी लग रही हैं। उसने सुधा को उनके सामने खड़ा कर दिया था। उन्होंने देखा और लम्हा भर को सताइश आंखों से छलकी, मगर दूसरे लम्हे मुंह बनाकर गोया हुई। मेरे बेटे के बराबर आने के लिए अभी इस लड़की को बहुत मेहनत करना होगी। मेरे बेटे की वजाहत के आगे शहजादा गुलफाम भी ज़ीरो है, फिर इस लड़की की क्या औकात? मम्मा आप तो एकदम ही दिल तोड़ देती हैं। भाभी इतनी क्यूट लग रही हैं, मेरी तो निगाहें नहीं हट रही हैं इन पर से। उसने माँ की नागवारी के बावजूद सुधा की हमायत ली। हरी अब डिनर टाइम हो चुका और जैद भी आ गए। ओह माय गॉड, भाई आ गया। सबसे पहले देने वाली न्यूज़ आप सबसे आखिर में दे रही हैं। वो खुशी से भागती हुई वहाँ से चली गई। उसके पीछे इमराना भी जा चुकी थी। एक बार भी चलने का ना कहा था। वो वहीं स्टूल पर बैठी मिरर को देखने लगी। सितारा आंखें, चांद चेहरा जो मेकअप से दो आतिशा हो गया था, वो सचमुच बदली हुई लग रही थी, किसी रियासत की शहजादी की मानिंद। लेकिन ये कैसी शहजादी थी जिसकी हैसियत एक कनीज से बढ़कर ना थी? वो बिना पल के झपकाए खुद को देख रही थी और देखे जा रही थी। पल के ना झपकने के बाद आंसू रुखसारों पर बह निकले, मगर वो किसी मूर्ति की मानित खुद को आईने में तक रही थी। माँ उसके पीछे आईने में जैद का अक्स उभरा, कोट पैंट में मलबूस उसके वजी चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। वो मखमूर निगाहों से उसके रूप को देख रहा था। उस वक्त उसकी निगाहें हर खौफ व एहतियात से बेनियाज उसको तक रही थी, और ये इन निगाहों की बेबाक हरदती थी जो उसको हवासों की दुनिया में वापस ले आई थी। शीशे में उसका अक्स देखते हुए उसने घबराकर उठना चाहा। माँ उसने दोनों हाथ उसके शानों पर रख कर कहा, अभी दिल भरकर तुम्हें देखा कहाँ है? बैठी रहो ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं और यूं ही ज़िंदगी की शाम हो जाए। आप यहाँ क्यों आए हैं? नीचे सब खाने पर इंतज़ार कर रहे होंगे। उसको इतना करीब देखकर वो बदहवास हुई। बहुत बेमुरव्वत हो। एक माँ की जुदाई ने भी तुम पर कोई असर नहीं डाला। तुम अभी भी मुझसे दूर जाना चाहती हो? कि बात नहीं है, खाने पर सब इंतज़ार कर रहे हैं। करने दो इंतज़ार, हम बाद में खा लेंगे। वो उससे किसी तौर भी दस्तबरदार होने को तैयार ना था। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। कैसे अच्छा नहीं लगेगा? वो बिला वजह ही शौक हुआ। मज़े से उसके शानों पर हाथ रख के उसके सर पर कदरे झुक कर थोड़ी टिकाए आईने में उसके सटपटाए चेहरे को देखने लगा था। सब खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ आ गया तो क्या होगा? हम कोई गैर महरम थोड़ी हैं। या अल्लाह, आप समझते क्यों नहीं? चले यहाँ से। वो रोहानसी हुई तो उसने दूर हटते हुए कोट की जेब से एक नेकलेस निकालते हुए उसके गले में बड़ी मोहब्बत से पहना दिया था। लारेब कहीं हफ्तों बाद कोमे से बाहर आ गया था। उसको होश में देखकर सामे और अजहान के अंदर ज़िंदगी की रमक दौड़ गई थी। सदके व खैरात, मेहमानों के आमदोरफ्त का एक लंबा दौर चला था। यूसुफ साहब और जरका बेगम उनकी हर खुशी में दिलो जान से शरीक हुए थे। अजीज़ो अकारब का तांता बंधा हुआ था। हर एक उनकी खुशियों में शरीक था, अपने हो या बेगाने, मगर उनमें एक अलग थलग, सबसे जुदा और लापरवाह वजूद नौफल का भी था, जिसको खुशी इतना गम, घर में होने वाली रौनकों से वो ला ताल्लुक़ रहा था। बेटा नौफल, मैं उस दिन से तुम्हें बहुत उलझा खामोश देख रही हूँ। जिस दिन इंशरा यहाँ आई थी, क्या बात है? ऐसी क्या परेशानी है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मौका मिलते ही जरका बेगम ने उसके कमरे में आकर इस्तफसार किया। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। वैसे भी छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं। हस्ब आदत उसने टालने की कोशिश की। कोई ना कोई बात ज़रूर है। उस दिन के बाद से इंशरा यहाँ आने पर राज़ी नहीं हुई। जहाँ आरा और बाली के इस्लामाबाद जाने के बाद भी वो मेरे और यूसुफ के इसरार के बावजूद भी यहाँ आने पर तैयार ना हुई। वो बेहद ज़िद्दी और बदतमीज़ लड़की है। आप उसकी फ़िक्र ना करें। कैसे फ़िक्र ना करूँ? बारिश तूफ़ानी सूरत इख्तियार कर रही है।
वो वहाँ तन्हा है, खौफज़दा हो रही होगी। मैं कहती हूँ आप जाकर ले आइए। मैं जाकर ले आऊँ? जिसने आप जैसे बड़े लोगों का कहना न माना, वो भला मेरी बात किस तरह मान लेगी? बेहतर यही है उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वो ऐसी लड़की नहीं जिसको मौसम से खौफ आए। मुझसे बुरी तरह बदगुमान हो, मुनहरिफ था उन दिनों। आपका लहजा बता रहा है कि यकीनन आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है। लड़ाई होना कोई बुराई की बात नहीं कि लड़ाई वहाँ होती है जहाँ मोहब्बत होती है, मगर लड़ाई को तूल देना ये गलत बात है। और मुसलमान को वैसे भी 3 दिन से ज़ायद नाराज़ ना रहने का हुक्म दिया गया है। आप फिक्र न करें, मैं जल्दी उससे सुलह कर लूँगा। उसने बहलाया। नौफिल बेटा, लारेब कितनी दफ़ा आपका पूछ चुका है। अल्लाह पाक ने उसको दूसरी ज़िंदगी दी है। मैं कहती हूँ जो हुआ उसको भूल कर माफ़ कर दे। माफ़ करने में बड़ी इज़्ज़त है बेटा, बदला कमज़ोर लोग लेते हैं। वो उसके शाने पर हाथ रखकर शफ़क़त भरे लहजे में गोया हुई। नौफिल ने कुछ कहने के लिए लब वार करना चाहे थे कि उसके चेहरे पर पहले आंसू उम्मीद के चिरागों ने उसकी नफ़रतों बेनियाज़ी के जज्बों को मुंजमद कर दिया था। मैं बहादुर नहीं हूँ मम्मा। अगर शुजाअत व बहादुरी मेरे अंदर होती तो मैं कब का उस औरत की गलतियों को माफ़ कर चुका होता जो बदकिस्मती से मेरी माँ है, जिसकी ज़्यादतियाँ, जिसकी नफ़रतें मुझे गाहे बगाहे याद रहती हैं। उसके वजीह चेहरे पर सुर्खी छाने लगी थी। आपकी खातिर मैं मिलने चला जाऊंगा लारेब से। आप मेरी माँ हैं। आपने ही हुस्ने इंसानियत से बाबर करवाया मुझे, वरना मैं इखलाकियात और शराफत के मफ़हूम से ना आशना किसी बुरी सोहबत का शिकार हो चुका होता अगर आपकी तरबियत तो साया ना मिला होता मुझे। उन दोनों की बातें सुनकर इंचरा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमेशा नीची निगाहें रखने वाला, बेहद ताबेदार और वफादारी का मुजाहरा करने वाला चौकीदार दर हकीकत ऐसा ख़तरनाक और लालची इंसान साबित होगा, और दूसरी वो मुलाजमा जो हर रोज़ अपनी गुर्बत के दुखड़े रो रो कर कुछ ना कुछ वसूल करने वाली औरत चौकीदार से मिलकर ऐसा गेम खेलेगी। अजीब बात थी कि ये सोचकर उसको गुस्सा आने की बजाय खौफ महसूस होने लगा था। पहली बार उसको अपने तन्हा रहने का फ़ैसला गलत महसूस होने लगा था। वो सोच ही रही थी कि क्या करे, कि हर तरफ खतरा ही खतरा महसूस हो रहा था। माँ, उसने कदमों की चाप सुनी। अभी उसने मुड़कर देखा भी नहीं था कि चौकीदार जो शॉल हर वक्त ओढ़े रखता था वो उस पर डाली थी, जो इंशरा के लिए जाल साबित हुई थी। वो किसी मछली की तरह उस जाल में लिपट कर उसकी गिरफ्त में आ गई थी। माफ़ करना बीबी जी, ये सब हम अपने पेट की खातिर कर रहे हैं, मुलाजमा ने काबू करके उसके हाथ बांधते हुए कहा। अरे पेट तो आप लोगों के डाले गए टुकड़ों से भी हमारा भर जाता था, लेकिन आप लोगों को देखकर हमारा दिल भी करता था कि हम भी ज़िंदगी के मज़े उड़ाएं, ऐशो आराम करें, मालिक बनकर हुक्म चलाएं। चौकीदार खड़ा होकर तंजिया लहजे में गोया हुआ। ये सारी ख्वाहिशें ऐसे ही तो पूरी होने वाली ना थी। इन ख्वाहिशों ने पागल करके रख दिया था। बहुत अरसे से मेरी तुम लोगों पर नज़र थी। चौकीदार आपसे तुम पर आ गया था। मुलाजमा एक थैले में वहाँ सजे कीमती नवादरात जमा कर रही थी। उन्होंने उसके हाथ बांधकर कारपेट पर फेंक दिया था। मुंह बंद करना यूँ ज़रूरी ना समझा था कि तूफ़ानी बारिश में बिजली और बादलों की शदीद गरज चमक में कोई आवाज़ न सुनता। दूसरे इंशरा के चेहरे पर फैला हुआ खौफ और मज़ाहमत न करना उनका काम आसान कर रहा था। ये मेरी बीवी है खालदा, जिसको एक बेवा कहकर मैंने यहाँ नौकरी दिलवाई थी, ताकि तुम लोगों को शक भी ना हो और हमारा काम भी आसान हो जाए। बाहर की खबर मुझे होती थी, अंदर की खबरें ये रखती थी। अरे अब बातें ही बनाता रहेगा या काम की बात भी पूछेगा? अगर इसी तरह बातें बनाता रहा तो सुबह हो जाएगी, और सुबह कोई आ गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा, शेख चिल्ली के ख्वाब की तरह। मुलाजमा ने फुर्ती से कीमती सामान से बड़ा सा थैला भरकर रखते हुए तंजन कहा, कोई काम नहीं होता तुझसे शेखियाँ बिगाड़ने के अलावा। बड़ा बोलना आ रहा है तुझे साली। एक चाय तक तो तुझसे इस छोरी को पिलाई न गई। उसने तो खामोशी से आकर सब सुन लिया। वो तो तेरी निगाह उसकी परछाई पर पड़ गई। ना पड़ती तो ना मालूम अभी हम कहाँ होते। अच्छा बक बंद कर और इससे पूछ चाबियाँ कहाँ हैं तिजोरी की। वो आपस में उलझ रहे थे और सख्ते की कैफियत में बैठी इंशरा की समाहतों में साए साए के अलावा कोई आवाज़ ना थी। हाँ भाई महारानी, जल्दी जल्दी बोलोगी या इससे तुम्हारी गर्दन काट कर आवाज़ निकाली जाए? फैसला कर लो फटाफट। चौकीदार के हाथ में तेज़ धार छुरी थी। वो उसकी गर्दन पर रख कर बोला, मुझे नहीं मालूम चाबियाँ कहाँ हैं, नानी के रूम में तलाश करो। हमको क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है तुमने? चौकीदार ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पर मारते हुए कहा। सच सच बताओ चाबियाँ कहाँ रखी हुई हैं, वरना खाल उधेड़ दूंगा। दूसरा थप्पड़ मारते हुए चीखा, मुझे नहीं मालूम, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। उसके चेहरे पर गोया आग भड़क उठी थी। होंठों के किनारों से खून बह निकला था। उसको अब अपनी ज़िद का बुरा अंजाम दिखाई दे रहा था। चाबियाँ मैं ढूंढ लूँगी, तू इसकी गर्दन पर छुरी चला दे। मुलाजमा की आवाज़ ही नहीं, चेहरे पर भी सफाकियत और दरिंदगी थी। क्या बोल रही है, पागल हो गई या क्या तू? इसमें पागल होने वाली क्या बात है? इसका हमें काम तमाम करना ही होगा।
मुलाजमा उसका हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर लेकर गई थी, मगर कमरे से दूर न निकली थी। उसकी सफाक आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी, अगर हमने इसको ज़िंदा छोड़ दिया तो ये हमारे खिलाफ़ पुलिस में पर्चा कटवा देगी और फिर हम सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे। वो मनसूबाबंदी में लगे हुए थे। इधर इंचरा ने अपने हाथों पर बंधा मुलाजमा का दुपट्टा खोल लिया था। उसी दम लाइट चली गई थी। ये लम्हा उसके लिए कामयाबी लेकर आया था। वो उठकर वहाँ से भाग ली थी। अरे ये क्या हुआ, लाइट क्यों चली गई? मुलाजमा अंधेरे में भागती हुई उधर आई और पीछे चौकीदार भी भागता हुआ आया था। ओए पकड़ उसको, वो भाग रही है। अंधेरे में भागती हुई इंचरा किसी हेयोले की मानत लग रही थी, क्योंकि बिजली बंद होने के सबब गहरा अंधेरा छा गया था। ये इंचरा के लिए कोई गैबी मदद थी। वो अंधेरे में भागने के सबब कई चीज़ों से टकराई, गिरी और गिरने के सबब चोटें भी लगी थी, मगर उस वक्त उसको अपनी ज़िंदगी बचाना थी। वो दोनों भी गिरते पड़ते उसके पीछे आ रहे थे और दोनों में खूब तकरार चल रही थी। पर आखिर मुलाजमा ने उसको पकड़ लिया था। वो चमकता दमकता नाजुक सा खूबसूरत नेकलेस उसकी शफाफ गर्दन पर खूब बाहर दिखा रहा था। जहर तो मबहूत सा देख रहा था। ये तो बहुत कीमती लग रहा है, वो बेसाख्ता बोली। तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं, ये कीमती यहाँ आकर हुआ है। वो उसकी गर्दन की तरफ इशारा करता हुआ मखमूर लहजे में बोला, नीचे चले ना। उसकी जज्बे लुटाती आंखों से वो घबराने लगी। 1 माह बाद आया हूँ और तुम यूँ कि मुझसे भाग रही हो। मैं उसकी तरफ देखता हुआ शिकायती लहजे में बोला, जब मुझसे भागना ही था तो फिर इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी? ममानी जान ने कहा था तैयार होने के लिए। तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा था तैयार होने को? मुझे तैयार होने की आदत कहाँ है, मुझे सादगी ही अच्छी लगती है। वो आईने से दूर खड़े बातें कर रहे थे। तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं कैसा लगता हूँ? या कहीं उसकी रगे शरारत भड़की। वो सरासमा हो गई। बताओ ना, मैं कैसा लगता हूँ, मेरे बारे में क्या सोचती हो? आप बस ठीक लगते हैं मुझे। वो खासी बदहवासी से बोली। ठीक से क्या मुराद है, खुलकर बताओ। अब क्या बताऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। एक जुमले में बताओ, अच्छा लगता हूँ या बुरा? डर लगता है मुझे आपसे। दिल की बात लबों पे आई और जैद के लबों पर ज़ोरदार कहका मचलने लगा, मगर वो जब्त कर गया। ओह, यानी न अच्छा न बुरा, बल्कि ख़तरनाक लगता हूँ तुम्हें? मेरा ये मतलब नहीं था। वो बुरी तरह घबराई। फिर क्या कहना चाह रही हो तुम? वो उसका हाथ पकड़कर बोला। तभी नॉक करके इमराना अंदर आकर सर्द मोड़ी से गोया हुई। डिनर पर सब वेट कर रहे हैं, मैंने सोचा देख आऊँ आखिर क्या माजरा है। यहाँ तो रोमांस लड़ाया जा रहा है। इमराना की आमद ऐसे मौके पर क्या कम थी, ऊपर से उनकी तंजिया गुफ्तगू ने उन पर घड़ों पानी डाल दिया था। फौरी तौर पर जैद भी कुछ न कह पाया था। अरे बाबा, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम दोनों सख्ते में आ गए हो? जल्दी आओ, सब खाने पर वेट कर रहे हैं। लैला मजनू बाद में बनना। वो बुड़बुड़ाती वहाँ से चली गई। मैं कब से आपसे कह रही थी नीचे चले, घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और आपने सुना ही नहीं। वो शर्मिंदगी से गोया हुई। आखिरी गलती है, माफ़ कर दो, आइंदा शिकायत नहीं होगी। लम्हों में खुद को कंपोज करके वो शोखी से कान पकड़कर बोला। तो वो जबरन मुस्कुराई, लेकिन दिल इमराना की गुफ्तगू से दुख का रह गया था। आप भी ना, वो झीम कर बस यहीं कह सकी। जा रहा हूँ, चल रही हूँ ना मेरे साथ? नहीं आप जाइए, आपके पीछे आ रही हूँ। साथ चलने की बात हुई है, पीछे आने की नहीं। साथ चलो मेरे। उसका सजा सवरा रूप देखकर ज़ैद उससे दूर जाना ही नहीं चाह रहा था और उससे करीब रहने के बहाने तलाश कर रहा था। सुधा उसकी वारफ्तगी और दीवानगी को देखकर जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहती थी कि इमराना का क्या एतबार था। वो कुछ और ताने बरसाने के लिए पलट कर आ सकती थी। मुझे आपके साथ जाते हुए शर्म आएगी, वो सादगी से बोली। मेरे साथ जाते हुए शर्म आएगी? वाह, समझा करें, वहाँ सब होंगे, बड़े मामू, छोटे मामू, ममानी, मम्मी वगैरह। मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाऊँगी। अच्छा, तुम सारी ज़िंदगी मेरे पीछे ही चलती रहोगी? कब एतमाद आएगा तुम में? ये सब तुम्हारे अपने हैं यार, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। वो उसको संजीदा होते देखकर कह गई। तौबा, आप जाओ, मैं आ रही हूँ। अगर ममानी वापस आ गई तो कितना बुरा होगा मालूम है। उसे चोकर गोया हुई। ओके, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ और तुम्हें भी मेरी ये बात माननी पड़ेगी कि ये नेकलेस तुम अभी नहीं उतारोगी। नेकलेस की तरफ इशारा करता हुआ बोला और चला गया। सुधा ने तन्हाई पाते आईने में अपनी शफाफ गर्दन का जायज़ा लिया। जगमगाते नेकलेस में जुड़े हीरे अपनी कीमत खुद बता रहे थे। जैद की पसंद की दाद दिल ने दी थी। ज़बान तक दाद पहुंचने में अरसा लगना था। वो उसके लिए इतनी अहमियत रखती थी कि उसने बेशकीमत नेकलेस खरीदने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया था। पहली बार उस दिल में जैद के लिए कोई जज्बा उभरा था। उसने कदम बढ़ाए ही थे, वहाँ उसको ख्याल आया कि पहले उस नेकलेस को इमराना को दिखाना चाहिए। उससे कोई वईद ना था कि वो सबके सामने उन दोनों को बेइज्जत कर दे। वो नेकलेस रख कर चली गई। खाने के कमरे में सभी मौजूद थे। वो मुतमईन होकर बैठ गई। खाने के दौरान हल्की फुल्की बात होती रही थी। माँ जैद की निगाह उसकी खाली गर्दन पर पड़ी थी। मुलाजमा ने उसको पकड़कर बुरी तरह दबोच लिया था। उसी असना में चौकीदार भी करीब आ गया था। उसने आते ही ज़ोरदार लात इंचरा की पुश्त पर मारी तो वो दर्द से कराह कर रह गई। हरामजादी, कहाँ भाग रही थी? शराफत से चाबियों का ठिकाना बता दे, वरना तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। तू अभी मुझे जानती नहीं है।
मुलाजमा ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर सफाकी से कहा, मुझे नहीं मालूम। कहा ना, मैं नहीं जानती, चाबियाँ कहाँ हैं? उसका लहजा दर्द से कराह रहा था। बाहर बारिश उसी तरह बरस रही थी। तभी इस पर्दों की वजह से बिजली की चमक अंदर नहीं आ रही थी। बिजली जाने के बायस अंधेरा फैला हुआ था। अभी लाइट को भी अभी जाना था। सारे रंग में भंग डाल दिया। मैं मोबाइल को ट्री में ही भूल कर आ गया हूँ, तो इसको काबू करके रख, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। इसकी टॉर्च से अंधेरा कम होगा और इस चालाकों की भी वो दुर्गत बनाऊंगा कि फिर ये तोते की तरह बोलेगी। वो नढाल पड़ी इंचरा की तरफ देखता हुआ मुलाजमा से मुखातिब हुआ और वहाँ से चला गया। मुलाजमा बेफिक्र थी कि मार खाकर वो दर्द से अधमुई पड़ी है। सो वो गिरफ्त उस पर ढीली छोड़कर बैठी ही थी कि इंचरा ने ज़ोरदार टक्कर उसके मुंह पर मारी और कहीं मुक्के उसके मुंह पर बरसाए थे। मुलाजमा उस गैर मुतवक्का हमलों को बर्दाश्त न कर सकी और चीखती उससे दूर भाग गए। उसके लिए ये लम्हा काफ़ी था। वो उठी और नानी के कमरे की तरफ भागी थी। नानी के कमरे में एक खुफिया रास्ता बेसमेंट की तरफ जाता था। उस रास्ते की खबर उन तीनों के अलावा किसी को भी ना थी। वो तेज़ी से भागती हुई सीढ़ियाँ अबूर करके बेसमेंट में पहुंच गई थी। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए वहाँ की ऑटोमेटिक लाइट्स रोशन हो गई थी और वो एक पुरतईश हॉल था जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय मौजूद थी। वो सोफ़े पर गिर गई। ज़िंदगी किस कदर कीमती तरीन व अजीज़ है, इसका एहसास उस मुख्तसर वक्त में उसको हो गया था। और उसकी औकात क्या थी, उन दो मुलाजमों की बर्बरियत और तशद्दुद ने समझा दी थी कि चंद घंटे कबल हाथ जोड़कर सर को झुकाए बात करने वालों ने उसकी तन्हाई और कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उसका सारा गरूर, तनतना, अकड़, बद दिमागी घुमंड चूर चूर कर दिया था। उसको मालूम हो गया था अर्श से फर्श तक पहुंचने में लम्हे लगते हैं। मनमानी हर जगह नहीं चलती। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। वो ऊंधी लेटी बेकरारी से रोए जा रही थी कि दिल का गुबार उसी तरह निकलना था। बाली और नानी की बातें उसकी समाअत में गूंजने लगी थी। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो गई हो? हर वक्त अपनी मनवाती हो कि बिला जवाज़ अक्सर ज़िद कभी ना कभी बहुत नुकसान करती है। तुम ऐसा बुरा वक्त आने से कबल ही संभल जाओ तो बेहतर होगा इंची। उसके बार बार इनकार पर नानी का मिजाज बिगड़ गया था। बाली भी तैयारी करते हुए उसको साथ चलने की तरगीब देती रही थी। मुझे अभी तन्हा रहना है और आपके अमेरिका जाने के बाद भी, तो आज से ही क्यों ना तन्हा रहने की आदत डाल लूँ। ये फतूर अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें यहाँ तन्हा छोड़ के जाऊँगी। नौफल के हाथ तुम्हारा हाथ देकर जाऊँगी। मैं तो गोया इस इंतज़ार में बैठी हूँ कि वो कब आकर मेरा हाथ थामे। ये अंगूठी आपने ज़बरदस्ती मेरी उंगली में पहनवाई थी। क्या इसको भी गले में पड़े ढोल की तरह बजाती रहोगी? मासी छोड़िए ना, क्यों जाने से कबल इससे बहस कर रही हैं? जब हम नहीं होंगे खुद इसको पता लग जाएगा तन्हाई कैसी होती है। सूटकेस बंद करती वाली संजीदगी से गोया हुई। समझ में नहीं आता क्यों दिल पत्थर का हो गया इस लड़की का। पहले ऐसी ना थी, हर एक को बिला सोचे समझे मदद करने पहुंच जाया करती थी और अब ऐसी हो गई है कि अपनों को अपना नहीं समझती। नानी की हसरत ज़दा बात उसकी समाअत में गूंजी थी और वो फूट फूट कर रो दी थी। एक अरसे बाद उस घर आने पर खुशियाँ मेहरबान हुई थी। नफ़रतें बदगुमानियाँ धुल गई थी। इमराना बेगम मुदस्सर साहब के पहलू में बड़ा जमान थे और बढ़ चढ़कर उनको खाना पेश कर रही थी और सभी उनके उस इल्तफ़ात को महसूस कर रहे थे और खुश भी हो रहे थे। इमराना के दूसरी तरफ मायदा मुदस्सर के बराबर में बैठी थी। उसके चेहरे पर भी बाप के लिए मोहब्बत और एहतराम था। मुदस्सर भी बेटे और बेटी से शफ़क़त से पेश आ रहे थे। अलबत्ता इमराना के लिए उनके अंदाज़ में कोई ख़ास जज्बा नहीं था। वो उनकी नज़र करम को अहमियत नहीं दे रहे थे। सब आपस में खाना तनावुल करते हुए गपशप कर रहे थे। जैद के बराबर में बैठा शाहज़ेब कोई ना कोई चुटकुला छेड़ देता था जिससे महफिल ज़ाफ़राने ज़ार बन जाती थी। ऐसे ही एक चुटकुले के दौरान मुस्कुराते उसकी निगाहें जैद से टकराई जो सुधा कोई देख रहा था। आन वाहिद में उसकी मुस्कुराहट गायब हुई और दिल की धड़कन बढ़ गई थी। बहुत दिनों बाद उसने जैद की आंखों में गुस्सा और जलाल देखा था, बल्कि अब गुस्सा और जलाल दिखाती आंखों में वाज़े तौर पर मालकाना हकूक़ की मोहर झलक रही थी। और ये निगाहों की मार फ़कत एक लम्हे के लिए थी, मगर एहसास और डरपोक सुधा के लिए ये एक लम्हा ही काफ़ी था। उसके लबों से मुस्कुराहटें यकलख्त गायब हुई, जबकि वो उसको वहशत और दहशत में मुब्तला करके सबके साथ बातों में मगन हो गया था। उसकी हस्ब आदत खौफ से भूख प्यास उड़ गई थी। वो उसकी नाराज़गी और गुस्से का सबब सोचने लगी थी। बेटा ये क्या, अभी हमने खाना शुरू किया है और आप खा भी चुकी। खाना खाइए, अभी आपने खाया ही क्या है। मुदस्सिर उसको हाथ पर हाथ रख के बैठे देखकर गोया हुए। मैं खा चुकी हूँ, आप खाइए ना, उसने जबरन मुस्कुरा कर कहा। भाईजान आपने डाइटिंग करने का हुक्म तो नहीं दे दिया कहीं? लो भला, हमारी बेटियां तो पहले स्लिम और स्मार्ट हैं, डाइटिंग करेंगी तो फिर इनको दूरबीन से देखना पड़ेगा। कहाँ है? बुआ की बात पर सबसे बुलंद कहका शाहज़ेब का ही था। दूरबीन से नहीं, आप भाईजान की आंखों से देखिएगा। उसकी रगे शरारत भड़की। जैद मियाँ की आंखों से क्यों देखूँ मियाँ? आपको हर जगह भाभी ही दिखाई देंगी ना। शाहज़ेब मियाँ आपकी मजाक की आदत अच्छी लगती है, मगर मियाँ मुझे तो आप बख्श दिया करें। बुढ़ापे में हाजिर दिमागी कहाँ रहते और मजाक हाजिर दिमागी से ही जचता है।
पहले बुआ उसकी बात समझी नहीं थी, जब समझ में आई तो सटपटा कर गोया आई और वो असली ढीठ बना हंसता ही रहा था। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला था। कॉफ़ी सोदा नहीं बनाई थी। वो कॉफ़ी लिए जैद के पास आई, जो गैलरी में खड़ा किसी को कॉल कर रहा था। उसने कॉफ़ी का मग लेकर खिड़की से नीचे फेंक दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, गेट लॉस्ट। चौकीदार मोबाइल लेकर आया तो बाजी पलट चुकी थी। अरे अरे, ये क्या हुआ? कहाँ गई वो? तुझे कहा भी था वो चालाक लड़की है, ख्याल रखिए उसका। और तूने? चौकीदार ने मुलाजमों को सर पकड़कर रोते हुए और इंचरा को गायब देखा तो बुरी तरह घबराकर कहते हुए एक लात भी उसकी कमर पर मार दी। एक तो वो पहले ही मुझे मार कर गई, अब तू भी मुझे मार रहा है। वो रोते हुए कमर पर हाथ रख वावेला करने लगी। कैसे और कहाँ गई वो? भागम भाग मैं मोबाइल लेकर आया और तुझसे 5 मिनट भी वो काबू नहीं की जा सकी। दिल तो कर रहा तेरी कमर ही नहीं गर्दन भी तोड़ दूँ। वो बदहवास अंदाज में किसी पारे की मानिंद उधर से उधर मुतहरिक हो गया था। मुझे क्यों आंखें दिखाता? इतना ही अक्लमंद था तो अपना मोबाइल साथ रखता, फिर ऐसा तो नहीं होता ना। बक बक बंद कर सर फिरी औरत, ये बता वो गायब कहाँ हुई है? तू समझती नहीं है हम कितने बड़े खतरे में पड़ गए हैं। अगर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया तो हमारी सारी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। अरे तू फिक्र ना कर, वो फ़ोन नहीं करेगी। देख फ़ोन यहाँ स्टैंड पर पड़ा है और वो अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ कर आई थी। अभी उसके पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ भागी है वो। मुलाजमा कमर पकड़ते हुए खड़े होकर तसल्ली दी। भागी कहाँ है? यही पूछ रहा हूँ तुझसे। बुढ़िया के कमरे की तरफ गई है। ज़रा होशियारी से चल, बहुत ही चालाक लड़की है। मेरे साथ साथ कहीं तेरा भी हशर न कर दे। देखता हूँ कौन किसका हशर करता है। वो साथ लाया लोहे का रॉड मजबूती से पकड़ता हुआ तंजिया लहजे में कहता हुआ आगे बढ़ा। एक मुद्दत से मुझे इस मौके की तलाश थी कि कब ये बंगला खाली और मैं अपना नसीब जगाऊं। अब जाकर मौका मिला जिसको मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, भले कुछ भी करना पड़े मुझे। उन दोनों ने जहारा के कमरे का चप्पा चप्पा छावन मारा और हर मुमकिन जगह देख लिया था, मगर इंचरा किसी आसेब की मानित गायब हो गई थी, जो ढूंढे से भी ना मिली थी। लड़की थी या कोई बला जो गायब होकर रह गई? कमरे और घर का कोना कोना देख लिया मगर उसका कोई पता नहीं, जाने कहाँ जा मरी है या धुआं बनकर उड़ गई है। वो दोनों अब बदहवास होने के साथ साथ परेशान भी हो गए थे। बारिश धुआंधार बरस रही थी और हर सू अंधेरा फैला हुआ था। मैंने किस्से कहानियों में पढ़ा था, बड़े लोग मुश्किल वक्त में छुपने के लिए तह खाने बनवाते हैं और जब कोई ऐसा वक्त आन पड़े तो वहाँ छुप जाते हैं। मुझे लगता है कि वो लड़की भी किसी ऐसी जगह पर ही छुपी है जो नहीं मिल रही। वाह भाई, ये की ना तूने काम की बात, तो ठीक कह रही है। हमें बुढ़िया के कमरे में ही उस खुफिया जगह का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बाहर बादल ज़ोर से गरज रहे थे और अंदर उसके गरजदार लहजे की गूंज सुधा को सर तपाल लर्जा गई थी। उसके उस रूप से वो हमेशा डरती थी। क्या हुआ है? वो डरते डरते गोया हुई। क्या होना है? कुछ नहीं, पागल हो गया हूँ मैं। सचमुच इस वक्त वो गुस्से से पागल हो रहा था। कुछ देर कबल तो आप ठीक थे, अब क्या हुआ है? निकाह के मुकद्दस बंधन ने उसको बेहद हमियत तो हौसला दिया था। चल लम्हे तक वो खड़ी पहले तो डरती रही थी कि अमूमन वो ऐसे मौक़ों पर उसके सामने से चली जाती थी और कोशिश करती थी उससे सामना कम से कम हो, मगर अब वक्त और रिश्ता बदल चुका था। ना सामने से जा सकती थी ना छुप सकती थी। मैंने कहा ना पागल हो गया हूँ। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मुझे बताइए तो सही, आपको गुस्सा क्यों आ रहा? कुछ देर कबल कितने खुश थे। वो 2 कदम आगे बढ़ी। तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ मैं क्यों गुस्सा हूँ? उसका लहजा 100% तंजिया हुआ और वो सीने पर हाथ बांधे उसकी खाली शिफाफ गर्दन को देखता हुआ गोया था। नहीं, आप बताएंगे तो मालूम होगा, बिना बताए मालूम नहीं होगा तुम्हें। अरे ये कैसे हो सकता है? आप बताइए बिना और मुझे मालूम हो जाए। खासा हैरान परेशान कुन अंदाज था। अगर उसको शदीद तरीन गुस्सा ना आ रहा होता तो वो इस अंदाज पर खूब महफूज होता, लेकिन इस वक्त गम व गुस्से के अलाव में जल रहा था। तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हें मालूम कैसे हो सकता है? मुझे मालूम कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। वो पुरएतमाद नज़र आने की कोशिश में अहमक दिखाई दे रही थी। इन बातों को समझने के लिए दिल चाहिए, जज्बात चाहिए, मोहब्बत चाहिए, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम लड़की होकर भी किसी बकरी की मानी दो जिसको किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए वो बन जाती है। इसी तरह तुम मेरे निकाह में आ गई हो, आगे आंखें और दिल बंद करके, जज्बात अंधे करके। तुम्हें कुछ पता नहीं है। उसने अजीब से अंदाज में दिल की हकायतें बयान की और वो जज्बों होकर रह गई। उन नौवार्द जज्बों से उसकी आशनाई कभी थी ही नहीं। कुछ देर कबल ही जब उसने गले में नेकलेस पहनाते हुए अपनी पसंद का पूरी तरह इजहार किया था और उसको भी एहसास हुआ था कि वो भी किसी के लिए अहमियत के हामिल है, कोई उसको भी दिलो जान से चाहता है। और वो शख्स जो उसको कुछ गर्दानता ही ना था, कोई अहमियत ना देता था, वो अब किसी सरबस्ता राज के मानिद उस पर आया हो रहा था। जाओ यहाँ से, क्या सर झुकाए खड़ी हो? तुम्हारी अपर स्टोरी भी भूस के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ। कोढ़ मग्ज हो तुम, कोढ़ मग्ज। वो अपनी जौन में लौट आया और सुधा की समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरह उसको राज़ी करे। ऐसा क्या जादू करे कि वो मान जाए?
ये क्या भाई, आप अभी भी भाभी को डांट रहे हैं? एक माँ की जुदाई ने भी आप पर कोई असर नहीं किया? आप पत्थर ही हैं। अकब से आने वाले शाहजेब ने उसके आखिरी जुमले सुने थे और करीब आकर खासी खफकी भरे अंदाज में गोया हुआ था। इसको कहो पत्थर, मुझे नहीं। तुम एक माँ की बात करते हो, इस पर तो मेरी 1 साल की दूरी भी असर नहीं करेगी। ओहो, मीटर खासा गर्म लग रहा है। मैटर खासा गर्म लग रहा है। हुआ क्या आखिर? जैद को शदीद गुस्से में देखकर उसके अवसान भी ख़ता होने लगे और किसी हमदर्द को करीब पाकर सुधा के आंसू बहने लगे थे। भाभी यार, आप रोइयो तो नहीं ना? प्लीज़ मुझे बताइए, किस बात पर भाई इतना गुस्सा आ रहा है? वो संजीदगी से मुखातिब हुआ। रहने दो, तुम इसको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। ओह, लगता है भाभी आपने भाई का इस्तकबाल फिल्मी अंदाज में नहीं किया, तभी भाई को इतना शदीद गुस्सा आ रहा है। क्यों भाई? शट अप, तुम यहाँ क्यों आए हो? गुस्से के बावजूद वो झेंप गया। आपने ही बुलाया था और भाभी की शामत मुझसे पहले उनको यहाँ खींच लाई थी, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माजरत ख्वाह हूँ। जैद के साथ वो सुधा से मुखातिब हुआ, जिसने आंसू साफ कर लिए थे, मगर अंदाज अभी भी पहले जैसा ही था। मैंने यही समझाने के लिए तुम्हें बुलाया था कि तुम हमारी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, अपनी ख्वाहिश के बरक्स, अपनी चाहत के मुतसाद एक ऐसी लड़की को अपनाने का फ़ैसला कर ले हो जो पहले से किसी में इन्वॉल्व है। उसने संजीदगी से कहा। और वह जिसको पसंद करती है वो गैर नहीं, मेरा भाई है। मेरा भाई किस मजबूत किरदार और मिजाज हामिल है, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। अभी भी मुलाहिज़ा फरमाइए, जो अपनी मनख़्वाह से फासले रख कर मिलता हो, वो भी इन हालात में जब बड़ों ने मुकम्मल इख्तियार दे दिया हो शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए, और वो फिर भी किसी की खातिर खुद पहरे लगाए बैठा हो, तो ऐसा मजबूत और दिलेर शख्स किसी लड़की को कहाँ लिफ्ट देगा? मैं जानता हूँ भाई। और वह एक तरफ मोहब्बत में मुब्तला थी, सारी पेशकदमियों जसारतें उसकी तरफ से थी। उसके लहजे में उतरती शोखी ने दम भर में संजीदगी इख्तियार की थी। वो बड़े जाम भरे अंदाज में से मुखातिब था। फिर भी ये मामला ज़िंदगी भर का है, चंद दिनों की बात नहीं, और हकीकत तो यही है कि आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जा सकती। आपकी खातिर मैं हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज़ मेरी फ़िक्र ना करें, सिर्फ अपनी पार्टनरशिप को सिक्योर करें। किसी दाना ने कहा है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं कहाँ तक एक हाथ से ताली बजाने की नाकाम कोशिश करूँ? वो खामोश खड़े सुधा को शिकायती निगाहों से देखता हुआ कह गया, एक हाथ से मैं सिर्फ थप्पड़ लगा सकता हूँ, ये इसी काबिल है कि सिर्फ थप्पड़ ही लगाया जाए। वो कहकर चला गया। किस बात पर इतना झगड़ा हुआ है कि भाई के मिजाज बरहम होकर रह गए? किसी बात पर नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि जिस पर झगड़ा हो, और मैं तो उनसे झगड़ा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। वो उसको बुरी तरह नज़रअंदाज कर गया तो वो बुझ कर रह गई थी। आर यू राइट? सचमुच आप उनसे झगड़ने का सोच भी नहीं सकती? फिर उनकी खफकी की कोई तो वजह है। मैं जानता हूँ भाई की आदत है, वो जिस तरह नाराज़ होते हैं उसी तरह मान भी जाते हैं। मुझे खुद नहीं मालूम क्या वजह। जब आए थे तो बहुत अच्छा मूड था, फिर ना मालूम क्या हुआ। मैं खाना खाने आई तो उन्होंने मुझे देखा और एकदम से उनका मूड ऑफ हो गया। अब मैंने कॉफ़ी ला कर दी तो मग मुझसे लेकर फेंक दिया और कहा कि मैं दफ़ा हो जाऊँ। उसके लहजे में बेहद फिक्रमंदी और इस तरह हलकोरे ले रहा था। आप फिक्र ना करें, वो बहुत ज़्यादा देर तक आपसे खफा नहीं रह सकते। गुस्सा उतरेगा और वो आपके कदमों में होंगे। वो मुस्कुरा दिया था। तो ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।